नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे यह अनुरोध है कि वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ वीडियो या चैनल से जो सुझाव हो आपका उसे भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय प्राक इतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय दिया जाता है। पहला विकल्प है रॉबर्ट ब्रूस फुट, दूसरा विकल्प है कर्नल मीडोज टेलर, तीसरा विकल्प है C.L. कार्लाइल, चौथा विकल्प है डॉक्टर प्राइम रोज। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, डॉक्टर प्राइम रोज। डॉक्टर प्राइम रोज ने 1842 ईस्वी में, कब? 1842 ईस्वी में कर्नाटक के जो रायचूर जिले में लिंगसुगूर नामक स्थान से सबसे पहले जो है प्रागैतिहासिक उपकरणों की खोज की थी। उसमें से जो है तीर और फलक था, पत्थर से बनी तीर जो है उन्होंने तीर के फलक प्राप्त किए थे। तो हमारा सही आंसर हो गया डॉक्टर प्राइम रोज। तो हमारा पहला विकल्प है रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही जो भारत में जो हमारा प्राक इतिहास है उससे संबंधित पहला उपकरण प्राप्त किया था दक्षिण भारत में। कहाँ से? पल्लवरम से प्राप्त किया था हैंडेक्स 1863 ईस्वी में। जो इसके बाद विकल्प बी है कर्नल मीडोज टेलर। कर्नल मीडोज टेलर ने सबसे पहले जो है हैदराबाद में जो उत्खनित थी महापाषाण युगीन कब्रें जो थी उनको प्रकाशित कराया था। किसने? मीडोज टेलर ने। और विकल्प सी है C.L. कार्लाइल। C.L. कार्लाइल ने सबसे पहले जो विंध्य क्षेत्र में मध्य पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी। अब आपके मन में ये आ रहा हो कि प्राक इतिहास क्या है। तो प्राक इतिहास को मैंने जो है इसके पहले की वीडियो में बताया था कि जो प्राक इतिहास है वह मतलब इतिहास का ऐसा भाग है जिसके विषय में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त साक्ष्यों के ऊपर ही हमें निर्भर रहना पड़ता है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, मद्रासी संस्कृत संबंधित है। पहला विकल्प निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा विकल्प मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा विकल्प उच्च पुरापाषाण काल, चौथा विकल्प नवपाषाण काल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, निम्न पुरापाषाण काल। जिस प्रकार से उत्तर भारत में सोहन संस्कृत थी उसी प्रकार से दक्षिण भारत में मद्रासी संस्कृत थी, और मद्रासी संस्कृत जो है हमारे निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। हम लोगों को मालूम है कि जो हमारा प्राक इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राक इतिहास को पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जो हमारा पुरापाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो जो वही है, इसमें निम्न पुरापाषाण का मध्य और उच्च पुरापाषाण काल है, ये किसके पार्ट हैं? पुरापाषाण काल के एक पार्ट हैं। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम औजार निर्माता के रूप में पूर्व पाषाणकालीन संस्कृत का नेता कहा जाता है। पहला विकल्प रामापिथिकस, दूसरा विकल्प जिंजनथ्रोपस, तीसरा विकल्प पीकिंग मानव, चौथा विकल्प होमो सैपियंस। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, जिंजनथ्रोपस। जिंजनथ्रोपस को जो है सबसे पहले जो है औजार निर्माता के रूप में जाना जाता है। इन्हें आरंभिक पुरापाषाणकालीन संस्कृत का नेता भी कहा जाता है। यह जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है ऐसा पहला बानर था जो सीधा चलता था। पहला बानर जो सीधा चलता था और मध्य अफ्रीका में पाया गया उसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया। और जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था उसी की एक उपजात थी जिंजनथ्रोपस। और जिंजनथ्रोपस जो है सबसे पहले औजार बनाया था और
इसे जो है औजार निर्माता के रूप में आरंभिक पुरापाषाण कालीन संस्कृत का नेता कहा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। जो है ये मनुष्य जो थे, जिनथ्रोपस लोग जो थे, ये पशुओं की तरह नंगे और बाहर खुले में रहते थे। जो है कंदमूल, कीड़े मकोड़े जो भी उन्हें मिलता था उसे खाते थे। मतलब ये जो है पशुवत इनका जो है व्यवहार होता था। इसके बाद इसमें जो है हमारा विकल्प है, पहला विकल्प है रामापिथिकस। रामापिथिकस क्या है कि पहले जो है सबसे पहला जो है प्राइमेट या होमिनिड्स जिसे कह सकते हैं आदिमानव, तो रामापिथिकस जो है, रामापिथिकस सबसे पहला जो है आदिमानव था। सबसे पहला आदिमानव, सबसे पहला आदिमानव कौन है? रामापिथिकस है। और ये शिवालिक की पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं। इनके साक्ष्य जो है शिवालिक की पहाड़ियों से भारत में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो है हमारा अगला विकल्प है पीकिंग मानव। पीकिंग मानव जो है यह जो है पीकिंग की गुफा से प्राप्त हुआ है। पीकिंग की गुफा से यह प्राप्त हुआ है और इसे सिनेंथ्रोपस कहा जाता है। सिनेंथ्रोपस, पीकिंग मानव को सिनेंथ्रोपस के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि ये जो थे सिनेंथ्रोपस थे, ये आग जलाना जानते थे। और इनके जो है अस्थिपंजर जो है चीन में जो है रखे गए थे। लेकिन जब जापान ने चाइना पे आक्रमण किया था तो उसी समय कहा जाता है या तो चोरी हो गए या तो कहीं पे खो गए। हमारा अगला विकल्प है होमो सैपियंस सैपियंस। होमो सैपियंस जो है हमारे पूर्वज थे, मानव के जो है पहली पीढ़ी थी होमो सैपियंस सैपियंस। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। पहला कथन है जावा से होमो इरेक्टस या पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यह कथन सही है। दूसरा कथन है इसे जावा मानव के नाम से जाना जाता है, यह भी सही है। पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है कालांतर में इसी प्रकार के साक्ष्य पीकिंग की गुफाओं से भी प्राप्त हुए हैं, जिसे पीकिंग मानव या सिनेंथ्रोपस के नाम से जाना जाता है, यह कथन भी सही था। इस प्रकार से हमारे 1 2 3 तीनों कथन सही हैं। तो हमारा जो है पहला विकल्प ए, सभी कथन सही हैं, हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है निएंडरथल मानव ऑस्ट्रेलिया के निएंडर घाटी से प्राप्त हुए हैं, यह कथन जो है गलत है। क्योंकि निएंडरथल मानव जो है ऑस्ट्रेलिया के निएंडर घाटी से नहीं प्राप्त हुए हैं, बल्कि जर्मनी के, कहाँ के? जर्मनी के निएंडर घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो हमारा पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है यह मानव मतलब निएंडरथल मानव मध्य पुरापाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है, यह पूर्ण रूपेण सही है। तीसरा कथन है निएंडरथल मानव मृतकों का आदर करता था और शवों को पूजा की सामग्रियों के साथ दफनाता था, यह कथन भी सही है। तो हमारा दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही है। और चौथा कथन है वे धर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यह कथन भी सही है। तो हमारा 2 3 4 कथन सही है। तो पहला विकल्प है चारों कथन सही है, गलत है। और उसके बाद चारों कथन असत हैं, यह भी गलत है। हमारा कथन सी है, कथन 2 3 4 सही, हमारा सही आंसर यही है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अतिरम पक्कम से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किया। पहला विकल्प रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये फुट हो गया है, फुट है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। दूसरा विकल्प है विलियम किंग। तीसरा विकल्प है कार्लाइल और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, विलियम किंग ने जो है अतिपक्कम से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बदमदुरई तथा अतिरमपक्कम किस नदी घाटी में अवस्थित हैं। तो पहला है विकल्प सिंधु घाटी,
दूसरा विकल्प है शिवालिक घाटी, तीसरा विकल्प है विंध्य घाटी और चौथा विकल्प है कोटतलियार नदी घाटी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। विकल्प डी, कोटतलियार नदी घाटी से जो है बदुमदरई और अतिरमपक्कम जो है प्राप्त हुए हैं या वहीं पे अवस्थित हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है क्लीवर, स्क्रैपर, हैंडेक्स किस संस्कृत से संबंधित औजार हैं? पहला विकल्प है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा विकल्प है मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा विकल्प है उच्च पुरापाषाण काल और चौथा विकल्प है नवपाषाण काल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, निम्न पुरापाषाण काल। जो क्लीवर, स्क्रैपर, हैंडेक्स है ये सब जो है क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित हैं और यह निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पहलगाम नामक पुरा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? किस नदी तट पर स्थित है? तो पहला है झेलम, दूसरा विकल्प है चिनाव, तीसरा विकल्प है सिंधु नदी और चौथा विकल्प है लिद्दर नदी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, लिद्दर नदी। तो पहलगाम पूरा स्थल जो है कश्मीर के लिद्दर नदी पर अवस्थित है और यहाँ से हाथ की कुल्हाड़ी हैंडेक्स प्राप्त किया गया है और इसकी जो हैंडेक्स की जो मूठ होती है वह काफ़ी मोटी और खुरदुरी है और कश्मीर घाटी से ज़्यादातर तो जो है हैंडेक्स संस्कृत के अवशेष नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन पहलगाम से जो है, पहलगाम जो कि लिद्दर नदी पर अवस्थित है वहाँ से ये प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है 16 आर और सिंगी तालाब, 16 आर और सिंगी तालाब महत्वपूर्ण स्थल हैं। पहला विकल्प निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा विकल्प मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा विकल्प उच्च पुरापाषाण काल और चौथा विकल्प नवपाषाण काल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, निम्न पुरापाषाण काल। यह प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 आर और सिंगी तालाब कहाँ पे अवस्थित हैं? यह राजस्थान में अवस्थित हैं, राजस्थान में हैं और किस संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये जो एक जिला है नागौर जिला है और 16 आर और सिंगी तालाब जो है इसी राजस्थान के नागौर जिले में अवस्थित स्थल हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला विकल्प पहलगाम, दूसरा विकल्प भीमबेटका, तीसरा विकल्प हथनोरा और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, हथनोरा। विकल्प सी, हथनोरा से जो है मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए। हथनोरा कहाँ पे है? अब हथनोरा जो है नर्मदा घाटी में है। कहाँ पे? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश में है और यहाँ से जो है मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो हमारा पहला विकल्प है पहलगाम, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। पहलगाम जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के तट पर है? लिद्दर नदी तट पर अवस्थित है। भीमबेटका कहाँ पे है? भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और यहाँ से प्राचीन चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे जो है लगभग 600 गुफाएं हैं भीमबेटका में और वहाँ से जो है चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है भीमबेटका एवं आदमगढ़ पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं। पहला विकल्प राजस्थान, दूसरा विकल्प मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प गुजरात, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका और आदमगढ़ जो है प्राचीन चित्रकला का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह मध्य प्रदेश में दोनों स्थल अवस्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस घाटी से पूर्व पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के उपकरणों का एक पूरा अनुक्रम प्राप्त हुआ है? तो पहला विकल्प है
कोर्तलयार नदी घाटी, दूसरा विकल्प है सिंधु नदी घाटी, तीसरा विकल्प है बेलन नदी घाटी और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, बेलन नदी घाटी से जो है पूर्व पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के उपकरणों का एक पूरा अनुक्रम प्राप्त हुआ है। अभी हम लोगों ने ऊपर कोर्तलयार नदी घाटी को पढ़ा था, जो कि दक्षिण भारत में है, बदमुद्रई और अतिपक्कम इसके तट पर अवस्थित है। सिंधु नदी घाटी जो है वर्तमान जो है पाकिस्तान में अवस्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पूरा पाषाण कालीन मानव के विषय में क्या सही है? पहला विकल्प, इस काल के लोग कृषि से अनभिज्ञ थे। सही है, क्योंकि जो पूरा पाषाण कालीन मानव है वह जो है उसमें सभ्यता नहीं थी और जंगलों में जो है घूमते थे, पशुओं का जो है शिकार करते थे और उसे खाते थे, कच्चा ही खाते थे, कच्चा मांस भक्षण करते थे उसे। आग, क्योंकि आग के विषय में तो उनको जानकारी थी, लेकिन आग के प्रयोग के विषय में उन्हें जानकारी नहीं थी। ये भी एक चीज आता है प्रश्न, आग की जानकारी और आग के प्रयोग की जानकारी दोनों में अंतर है। तो पूरा पाषाण कालीन मानवों को आग की जानकारी थी, लेकिन आग के प्रयोग की जानकारी उन्हें नहीं थी। तो हमारा पहला कथन है, इस काल के लोग कृषि से अनभिज्ञ थे, यह कथन सही है। दूसरा का है, इस काल का मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था, यह कथन भी सही है, क्योंकि वह कृषि नहीं करते थे बल्कि जो है पशुओं का जो है शिकार करते थे और उसे जो है खाते थे। तीसरा, क्योंकि उत्पादक नहीं थे बल्कि ये संग्राहक थे। तीसरा विकल्प है, कथन है, तो गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, मृग आदि जानवरों को पालते थे, अर्थात इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। यह कथन गलत है, क्योंकि पूरा पाषाण काल में जो है पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी, बल्कि पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से शुरू होती है, राजस्थान में बागौर नामक स्थान से। और हमारा चौथा कथन है, वे अग्नि से परिचित थे, अग्नि से परिचित थे, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, यह कथन भी सही है। तो कथन 1, 2, 4 सही है। पांचवा कथन है, औजार बनाने के लिए क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, लेटेराइट एवं चेल्सडनी का प्रयोग करते थे, यह कथन भी सही है। तो हमारा कथन 1, 2, 4, 5 सही है, मतलब कथन 3 गलत है। तो देख लेते हैं कौन सा विकल्प है। पहला विकल्प है सभी कथन सही है, यह गलत है। दूसरा कथन है कथन 1, 2, 4, 5 सही है, हमारा सही आंसर यही है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, फलक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। पहला विकल्प निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा विकल्प मध्य पुरा पाषाण काल, तीसरा विकल्प उच्च पुरा पाषाण काल और चौथा विकल्प है मध्य पाषाण काल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, मध्य पुरा पाषाण काल में चूंकि फलकों की अधिकता थी, फलकों की अधिकता थी, इसी कारण जो है इस काल को फलककालीन संस्कृत के रूप में जाना जाता है। हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि इसको लगा देते हैं मध्य पाषाण काल, लेकिन नहीं, मध्य पाषाण काल जो है माइक्रोलिथ कहा जाता है, इसे माइक्रोलिथ कहा जाता है और इसे फलक संस्कृत कहा जाता है। तो दोनों में अंतर है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य पुरापाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिले हैं। पहला विकल्प है भीमबेटका, दूसरा विकल्प है चिरकी, तीसरा विकल्प है चकिया और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, चिरकी, जो हमारा महाराष्ट्र है। तो चिरकी जो है महाराष्ट्र में एक स्थान है, नेवासा, नेवासा। तो नेवासा एवं चिरकी में जो है मध्य पुरापाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिले हैं। तो हमारा सही आंसर है चिरकी। चिरकी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और किस सभ्यता से संबंधित है? यह मध्य पुरापाषाणिक सभ्यता से संबंधित है। भीमबेटका के विषय में हम लोग जानते हैं, कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। चकिया जो है वाराणसी के आसपास अवस्थित है। यह भी जो है मध्य पुरापाषाण कालीन जो है स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, लूनी उद्योग संबंधित है। लूनी उद्योग संबंधित है।
पहला कथन है निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा कथन है विकल्प है मध्य पुरा पाषाण काल, तीसरा विकल्प है उच्च पुरा पाषाण काल और चौथा विकल्प है मध्य पाषाण काल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, मध्य पुरा पाषाण काल। तो जो वहाँ पे थार मरुस्थल है राजस्थान में जो थार मरुस्थल है उसी की पूर्वी सीमा जो है, उसी की पूर्वी सीमा में लूनी संस्कृति जो है फली थी, वहाँ पे इसका विस्तार हुआ था। और एक बी.एन. मिश्रा ने जो है इससे जो है इस यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया था और इसे लूनी उद्योग के नाम से संबोधित किया, लूनी उद्योग। और उनका कहना था कि यह जो नेवासी संस्कृति है, नेवासी उद्योग है, उससे मेलजोल है, इसका मतलब उससे साम्यता रखती है कौन, लूनी उद्योग। तो लूनी उद्योग कहाँ पे है, राजस्थान में है। थार जो है वहाँ पे उसका पूर्वी भाग है। लूनी नदी के चूंकि तलहटी में सभ्यता विकसित हुई थी, इसे इस लूनी उद्योग के नाम से जानते हैं। किस काल से संबंधित है, मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है ब्लेड किस काल का मुख्य उपकरण है। पहला विकल्प निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा विकल्प मध्य पुरा पाषाण काल, तीसरा विकल्प उच्च पुरा पाषाण काल और चौथा विकल्प नव पाषाण काल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, उच्च पुरा पाषाण काल। जो हमारा उच्च पुरा पाषाण काल है उसके जो है उच्च पुरा पाषाण काल का जो मुख्य उपकरण है वह है ब्लेड। ब्लेड क्या होता है, ब्लेड जो है, जो पेबुल हम लोगों ने पढ़ा है तो पेबुल से ही बनाया जाता था और जिसके दोनों किनारे जो है समानांतर होते हैं, जिसके दोनों किनारे जो है समानांतर होते हैं और चौड़ाई जो है लंबाई की आधी होती थी और वह जो है बहुत ही शार्प उपकरण होता था, इसलिए इसे ब्लेड के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ है। पहला विकल्प निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा विकल्प मध्य पुरा पाषाण काल, तीसरा विकल्प उच्च पुरा पाषाण काल, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, उच्च पुरा पाषाण। अभी हम लोगों ने इसी वीडियो में पीछे इसे पढ़ा है कि आधुनिक मानव जो है होमो सैपियंस है उनका उदय हुआ है उच्च पुरा पाषाण काल में। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है रोडी मलबे मतलब जो चिनाई से बनाया जाता है से बना एक गोलाकार चबूतरा संबंधित है। रोडी मलबे ढोका चिनाई बोलते हैं उसे, से बना गोलाकार चबूतरा है। पहला विकल्प है निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा विकल्प है मध्य पुरा पाषाण काल, तीसरा विकल्प है उच्च पुरा पाषाण काल और चौथा विकल्प है नव पाषाण काल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, उच्च पुरा पाषाण काल से जो है रोडी मलबे से बना गोलाकार चबूतरा संबंधित है उच्च पुरा पाषाण काल से। हमारा अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, संघाव की गुफा संबंधित है। पहला विकल्प निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा विकल्प मध्य पुरा पाषाण काल, तीसरा विकल्प उच्च पुरा पाषाण काल और चौथा विकल्प मध्य पाषाण काल। तो हमारा सही आंसर है उच्च पुरा पाषाण काल। जो संघाव की गुफा है वह किससे संबंधित है, उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। और यह कहाँ पे अवस्थित है संघाव की गुफा, यह अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में संबंधित है। अभी हम लोगों ने कल अफगानिस्तान के विषय में चर्चा किया था। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में इसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है और मात्र यहाँ के निवासी 26 देशों की यात्रा जो है कर सकते हैं बिना वीजा के। भारत का कौन सा स्थान था, 85वां स्थान जो है भारत को प्राप्त हुआ था। हेनले पासपोर्ट सूचकांक के नंबर 1 पे कौन था, जापान। तो जो हमारी संघाव की गुफा है वह अफगानिस्तान से प्राप्त हुई है और यह किससे संबंधित है, उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा मित्रों आज के वीडियो में हमने कुल 21 प्रश्नों को रखा था जो कि परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यह पूर्व पुरा पाषाण काल से संबंधित
प्रश्न थे। तो मित्रों, आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और अगला पार्ट या अगली टेस्ट सीरीज लेकर मैं आप लोगों के समक्ष जल्दी ही आऊँगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।